नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। बिहार में वोटिंग चल रही है, अब उसे समाप्त होने में कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। मगर जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है, जो विभिन्न जिलों से रिपोर्ट आ रही है, उससे चुनाव आयोग का खासा उत्साहित है कि अच्छी संख्या में मतदाता टर्न अप हो रहे हैं और लंबी कतारें देखी जा रही हैं बूथों पे। दूसरी महत्वपूर्ण बात आज की ये रही कि प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों की सभाएं हुई बिहार में। दोनों कई जिलों में गए और उन्होंने सभा की। तो ये क्या संयोग है कि दोनों नेता जब भी आ रहे हैं बिहार एक ही साथ आ रहे हैं। पिछले बार भी मोदी की सभा हुई तो राहुल गांधी की भी सभा हुई थी, आज फिर दोनों नेताओं की सभा हुई। तो ये संयोग है या फिर जानबूझ के किसी रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। हम ये भी बात करेंगे कि मोदी को क्यों 15 साल पीछे जाना पड़ा बिहार की चुनावी सभाओं में। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती। भारती, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पटना की सभा आपने देखी मोदी की, मुजफ्फरपुर की भी देखी और दरभंगा का भी उनका सुना भाषण। तो मोदी हर सभाओं में लगभग एक ही बात बोल रहे हैं और वो बार बार 15 साल पहले की याद दिला रहे हैं बिहार के वोटरों को। इसकी क्या वजह है, क्यों उन्हें 15 साल पीछे जाना पड़ रहा है? एक ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने और भी कुछ बातें कही है, जैसे वो राम मंदिर के इशू को लेकर के ये बोल गए कि जो लोग तारीख पूछते थे मंदिर निर्माण की, वो ताली बजाने पर मजबूर हुए। वो अपनी बात भी जिस तरह से भाजपा सरकार ने काम किए हैं और जो काम नहीं सोचे जा रहे थे वैसे काम किए हैं, धारा 370 और राम मंदिर जैसे सवाल की बात मैं करूँ तो वो और बिहार का चुनाव मुझे लगता है कि मोदी के लिए एक माइलस्टोन इसलिए भी है कि आने वाले दिनों में और राज्यों में चुनाव है और अगर बिहार जीत जाते हैं तो ये एक बड़ा संकेत उन राज्यों के लिए होगा कि बिहार से जीते हुए शख्स, जब जीता हुआ शख्स आगे बढ़ता है तो वो सिकंदर की एक धमक होती है उसमें। हाँ। इसलिए उनको यहाँ बार बार आना पड़ रहा है, पहली बात ये। दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि वो 15 साल पहले क्यों जाना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है नीतीश को लेकर के ये 15 साल नीतीश कुमार ने सरकार चलाई है। कुछ सरकार से ये भाजपा से बाहर रहे, कुछ भाजपा के साथ रहे, लेकिन भाजपा पूरे मन से इनके साथ है या नहीं ये एक अलग सवाल है। या फिर भी मैं ये देख रहा हूँ कि आज भाजपा और नीतीश कुमार दोनों साथ हैं तो दोनों बड़े मन से लड़ रहे हैं चुनाव में। नहीं, 1.5-2 साल अगर निकाल दिया जाए तो कमोबेश 15 साल भाजपा और नीतीश की मिलीजुली सरकार रही, यहाँ एनडीए की सरकार रही। तो क्या इस 15 साल के कामकाज के आधार पर होना तो ये चाहिए था कि पिछला जो 5 साल था अभी करंट सरकार का, उसके आधार पर वोट मांगे जाने चाहिए। मगर चलिए छोड़ दीजिए उसको, पिछले 15 साल को भी जोड़ लें इनके एनडीए के सरकार के कार्यकाल को। तो क्या वो अपने कार्यकाल के आधार पर, अपने कामों के आधार पर, अपनी योजनाओं के आधार पर वोट नहीं मांग सकते कि उन्हें दूसरे की खामियों को उजागर करना पड़ रहा है, वो भी 15 साल पहले जा कर के? यानी ऐसा लग रहा है क्या कि मुकाबला कड़ा है? बिल्कुल, मुकाबला कड़ा नहीं होता तो शायद ऐसी बात नहीं, ऐसी नौबत नहीं आती। और मैं प्रवीण जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक जड़ता का एक सिद्धांत होता है। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको लेकर के बड़े काम किए थे और न्यूटन के सिद्धांत आपको पता है। कोई एक मोशन में कोई एक निष्क्रिय चीज़ रहती है लगातार तो उसको उसमें जड़ता खत्म हो जाती है और जड़ता प्रकृति का नियम नहीं, प्रकृति का यानी ये माना जाए कि एनडीए सरकार जड़ हो गई है बिहार में? बिल्कुल जड़ हो गई है नीतीश के खिलाफ। तब तो उस सरकार को बदला जाना चाहिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश 15 सालों से लगातार सत्ता में है और सत्ता में रहने के कारण इनके गुण दोष जो भी रहे उसको लेकर के एक विरोध स्वाभाविक है और वो विरोध आप देखते हैं कि चुनाव में उभर कर आता है। 15 साल तक जिन बातों को लेकर के लोग नज़रअंदाज करते चले आए वो अब चुनाव के वक्त मुखर हो रहा है। तो ऐसे में अब भाजपा जो इनकी संगी साथी है, केंद्र की सरकार में है प्रमुख रूप से, तो उसको बीच बचाव में ये याद दिलाना पड़ रहा है कि नीतीश सरकार ने काम क्या किया है।
और पहले की सरकार क्या है? पहले की सरकार की क्या थी? हाँ। अगर आप इनको नकार देते हैं, हाँ। इनको सत्ता में नहीं लाते हैं तिवारा, तो फिर आप उसी अंधेरे में लौटने को तैयार रहिए। इसलिए वो एक डर पैदा करने की कोशिश हो रही है, और उस डर की वजह से इनकी कोशिश है कि मतदाताओं को बिखरने से हम रोक सके उधर जाने की तरफ से। यानी ये माना जाए कि नीतीश सरकार के लिए जो संकट है अभी वो गले तक पहुंच गया है। गले क्या, मैं तो देखता हूँ कि वो अब कान के पास पहुँच चुका है, और नीतीश जी को अपने अड़ियल स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन भी करना चाहिए था। जैसा आपने देखा होगा कि इधर के जनता इस तरह के स्वभाव को जानने और देखने की आदी नहीं रही है, लेकिन नीतीश जितनी तिलमिलात उनके दिख रही है स्वभाव में, वो तिलमिला रहे हैं, वो खींच रहे हैं, वो गुबार निकाल रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, आपा खो रहे हैं अपना। आपा खो रहे हैं। ये मतलब उनके स्वभाव से मेल नहीं खाता है। वो ऐसे हैं नहीं, बहुत शिष्ट और शालीन व्यक्ति हैं। आम जनों ने मुझे जो प्रतिक्रिया दी कि नीतीश जी ऐसा कर रहे हैं, इनके साथ ऐसा संयोग कभी बैठा नहीं कि उन्होंने देखा होगा कि नीतीश इस तरह से तिल मिला रहे हो। वजह क्या है? जब आदमी किसी चीज़ को पचा नहीं पाता है तो एक तिलमिलाहट स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर, उसके स्वभाव में आ जाती है। अच्छा, बिहार में ऐसा क्यों है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों पिछलग्गू की भूमिका में हैं? कांग्रेस हमेशा राजद की पालकी उठाने के लिए तैयार दिख रही है, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पालकी उठा रही है। ऐसा क्यों है? वो नेतृत्वकारी भूमिका में क्यों नहीं है यहाँ? नेतृत्वकारी भूमिका में तो कांग्रेस रही है, रही है नहीं है, अपनी जड़ें खुद खोद ली। उनके नेताओं ने अपनी जड़ों को सींचा नहीं ताकि वृक्ष आगे फल फूल दे सके। वो तो नेताओं को ही करना होता है। वो राजनीतिक दल जो खुद अपनी जड़ें सींच करके अपनी तनाव को वृक्ष का रूप नहीं दे सकता, वो फिर स्वाभाविक रूप से वैसा ही हो जाएगा जैसे कांग्रेस की चर्चा हम कर रहे हैं। भाजपा की बात मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा के साथ थोड़ा दूसरा दृष्टिकोण आप देखें तो ज़्यादा समीचीन दिखेगा। बड़ी बात यह है कि भाजपा बिहार में एक ऐसा आधार वाली पार्टी है जिसको आप तुरंत से खड़ा हुआ नहीं देख सकते। सदियों बरसों लगे हैं इसको खड़ा करने में, और संगठन को खड़ा किया गया। लेकिन पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़ा उभार आया, और वो नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी के कारण भाजपा के जनाधार में गुणोत्तर विकास हुआ, उत्तरोत्तर विकास होते गए, जो 19 में भी परिलक्षित हुआ। मगर बिहार में तो नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाया। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि बिहार के नेतृत्व में ऐसा नहीं है कि दमदार हस्तियाँ नहीं थी, लेकिन आपस में इतनी कशमकश, जातीय quarrel, जातीय संघर्ष इतना, जातीय प्रतिद्वंदिता ऐसी, और उसकी वजह से लोगों के बीच में जो नेताओं की छवि उभरी, उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा ऐसी कि वो कोई नेता खड़ा नहीं हो सका। और नेतृत्व की हीनता जो है, यानी बिहार भाजपा में नेतृत्व की कमी, ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से भाजपा स्वयं। तो इसमें कोई निकट भविष्य में कोई बदलाव दिख रहा है या ऐसे ही चलेगा? हमें तो नहीं दिखता है तत्काल, क्योंकि कोई ऐसी सूरत नहीं दिख रहा है बिहार में, बिहार भाजपा में, जिसके नाम पर वोटों को कैच लोग कर सकें, और वो उसका व्यक्तित्व इतना बड़ा व्यापक हो कि वो बिहार में अकेले अपने बूते बहुत कुछ कर सके। ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। जैसे शायद उत्तर प्रदेश में योगी को ला करके भाजपा ने बड़ा अच्छा किया, वैसी कोई सूरत बिहार में नहीं दिख रही है। अच्छा, अब आज के वोटिंग पर हम बात करें। आज आपने देखा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं बूथों पे, तो क्या ये लगता है कि वोटिंग का रेशियो अच्छा रहा और कोरोना के ऊपर वोटरों नहीं, कोरोना का कोई भय नहीं था? कोरोना की बात मैं जहाँ तक कहूँ तो मुझे लगता है कि सारे प्रोटोकॉल तो टूट गए हैं जो चुनाव आयोग ने निर्धारित किए थे। हाँ, प्रोटोकॉल अगर है तो मतदान कर्मियों में है, जो कि डरे हुए, सहमे हुए दूसरे जगहों पे, दूसरे केंद्रों पर गए हैं घर से दूर। उनमें ये चिंता जरूर है कि हम कोरोना संक्रमित होकर के न लौटें, और ऐसा अगर होता है तो फिर उनकी दीन दुनिया ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन जो मतदाताओं में एक बात है कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल था वो टूट गया। दूसरा, उत्साह जो आप बात कर रहे हैं, उत्साह तभी होता है जबकि कोई नई शुरुआत होनी होती है।
तो प्रियरंजन भारती को परिवर्तन नज़र आ रहा है। आज जिस ढंग से वोटिंग हो रही है उसमें ये परिवर्तन देख रहे हैं कि कोई कुछ नया होने वाला है, बिहार में बदलाव होने वाला है। संकेत साफ है, आप भी समझ रहे होंगे। प्रियरंजन भारती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।